नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे उस खबर की जिसके कयास से मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या मोदी सत्ता बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मोहताज हैं? क्या मोदी को जेडीयू और टीडीपी अपनी विचारधारा से हिलाकर रख देगी? तो इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। हाँ, भारत एक बार फिर गठबंधन वाली सरकार के दौर में पहुंच गया है, लेकिन मोदी से सौदेबाजी करने की हैसियत जेडीयू और टीडीपी में दिखती नहीं है। और इन दलों के बिना भी मोदी बहुमत के जादुई आंकड़े को छूते दिख रहे हैं। एनडीए के असली किंग मेकर छोटे दल हैं। निर्दलियों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। एक नाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। जनता दल सेकुलर ने 2 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने 2 सीटें जीती है। कल्याण वाली जनसेना पार्टी ने आंध्रा में 2 सीटें जीती हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीती है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में 1 सीट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 1 सीट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट, यानी एनडीए के दल ही बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, बिना टीडीपी बिना जेडीयू के। अगर आपको लगता है कि ये दबाव बना पाएंगे तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। असल में टीडीपी और जेडीयू के पाला बदलने की अफवाह को हवा मिलने का कारण चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां रही हैं, जिसके कारण से मोदी का उन मुद्दों पर विरोध करेंगे जो असल में मोदी की ही गारंटी हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस बात का विरोध नीतीश कुमार पहले कर चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू राह में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दोनों आदमी दबाव बना सकते हैं। बिहार के साथ आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मिलकर कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये दोनों करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने तो वादा कर दिया है कि 4% आरक्षण को वह लागू करेंगे मुसलमानों के लिए। इसके अलावा दोनों कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री की मांग कर सकते हैं। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की सरकार भी देखो और इंतजार करो की नीति का पालन करती दिख रही है। कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हैं सत्ता बनाने की बारी आएगी तो सही मौके का इंतजार करेंगे। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वांट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव नतीजे आने के बाद ऐलान कर दिया कि जो गारंटियां दी गई थी वो पूरी की जाएंगी, यानी मोदी की गारंटी पूरी होगी, यानी विचारधारा से कोई समझौते का सवाल ही नहीं उठता है। यानी एनडीए को जितने भी वोट दिया था, बीजेपी को जिसने भी वोट दिया था मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के वादों पे,
उसको यह भरोसा रहना चाहिए कि मोदी कोई भी समझौता करते नजर नहीं आएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद अमीन साहब। और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर उमा शर्मा, आरएसएस समर्थक हैं। मोहम्मद अमीन साहब, जो वादा, जो गारंटी मोदी ने दी थी, क्या लगता है, अब आंकड़े भी बता रहे हैं कि किसी भी हालत में मोदी रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी अभी तक अपनी पूरी सरकार चला रहे थे, 14 में भी चलाई और अब 19 में भी पूरी चलाई सरकार, सफलतापूर्वक चलाई और जो चाहा उन्होंने किया। लेकिन अब जब ये सम्मिलित मिलीजुली सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, तो उसमें इनके भी कुछ आदर्शों को मानना होता है गठबंधन के, जैसा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसमें भी मिलीजुली सरकार थी, उन्होंने इसको माना था और अपने जो एजेंडे थे उन एजेंडे को किनारे करके रख दिया था। देखिए, कहने और करने का बड़ा अंतर होता है। देखिए, अगर ये लोग आए हैं तो किन्हीं शर्तों पे आए होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, आज जो चंद्रबाबू की स्थिति है, बड़ी मजबूत स्थिति है कि वो अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री की पोस्ट संभाल रहे हैं। हो सकता था कि वो केंद्र में आते और अपने बच्चे को, जो उनका एमएलए जीता या एमपी जीता लड़का है, उसको ले आते और उठा के चीफ मिनिस्टर बना देते, वहां से उसको चलाते। लेकिन नहीं, अभी देखना होगा कि उन्होंने क्या सोचा है अपने स्टेट के बारे में, वो वहां रहेंगे या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ रहेगा। तो इसी तरीके से वो पहले भी रह चुके हैं सेंटर में, और जब कहीं उनकी बातें नहीं मानी गई, इस सरकार में भी थे पहले वर्ष में, याद होगा आपको प्रसन्न जी, और वो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल 2014 में नायडू जी ने समर्थन किया था, ये ठीक बात है, लेकिन नहीं, मंत्री भी 2018 में था। बेहद खट्टास के साथ उन्होंने छोड़ा। मोदी जी ने भी कह दिया था, तीखी टिप्पणी की थी उनके ऊपर जब उन्होंने मोदी जी को छोड़ के चले गए थे और अपने मिनिस्टरों को भी ट्रैप कर लिया था। उन्होंने कहा था अपने ससुर एनटीआर राव के साथ उन्होंने धोखा किया। जी जी जी, तो वही बातें हैं। अब यहाँ तक सवाल है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का, उनका भी सामने इलेक्शन है, 6 महीने के बाद वहाँ भी इलेक्शन की बात होगी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मोहम्मद अमीन साहब कि जी, अगर जेडीयू और टीडीपी रहते हैं तो ये अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आंकड़े जो दिखा रहे हैं उससे साफ है कि ये दोनों दल भी चले जाते हैं तो भी मोदी की सत्ता पे आंच नहीं आएगी। तो एक जायज हद तक तो बर्दाश्त करेंगे मोदी जी, लेकिन कोई विचारधारा से समझौता नहीं होगा, क्योंकि जब जब समझौते हुए हैं बीजेपी रसातल में गई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा शर्मा, आरएसएस विचारक हैं, आरएसएस की समर्थक हैं। उमा जी, डॉक्टर उमा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, क्या लगता है मोदी जी का जो कैरेक्टर है, समझौतावादी है या अपनी चीजों पे अडिग रहेंगे? नमस्कार सभी को। नहीं, मोदी जी समझौतावादी तो नहीं है, लेकिन कभी अगर करना पड़ा तो वो सोचकर ही करेंगे और वो अपनी बात से ही सबको वो करेंगे। तो वो समझौता करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जब अपना पूरा जीवन दे दिया है जी जी, तो क्या उम्मीद की जाए कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता उनको हिला पाएंगे, डिगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं है कोई। वो भी हनुमान जैसे अमित शाह खड़े हुए हैं उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ही नहीं है, वो डिग नहीं सकते किसी भी सूरत में, और देश को तो गिरने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। चंद उसके लिए मतलब ही नहीं है उनका डिगना। जो आरएसएस प्रचारक रहा है वो मोहम्मद अमीन साहब जी, जो नजदीकी से जानते हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए समझौतावादी मोदी जी नहीं होंगे। हालांकि इसकी बात 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगी कि वो कितना समझौता कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, देखिए, देश अगर 10 चलाना है साल तो उन्होंने देश राज अगर किया चलाना है है और 10 साल के बाद देश के आगे गए थे वो। शायद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस स्तर पर जाके सभाएं की और पूरी कोशिश की देश को समझाने की, देश के। अब आप देखिए ना कि कहाँ समझा पाए। जहाँ तक सवाल, देखिए, इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन जो बात विश्लेषक की वो सही बात ये है कि आज अयोध्या के नियर बाय जितनी सीटें वो सब निकल गई। ऐसा नहीं है, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ हम 80 सीटों की बात कर रहे थे और हमारे पास 40 सीटें भी नहीं है।
इससे क्या दर्शाता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है राम जन्म का मुद्दा, अयोध्या और यहाँ के पर बारे में चर्चा कर ली जाए, नहीं क्योंकि ये नहीं, प्रसंग देखिए से राम मंदिर, नहीं, राम का मुद्दा सुनो जो जी, वहाँ का जो है राजनीति में हम लोग 80 जबरदस्ती की 80 करते सीटें ला रहे हैं। थे। नहीं, आपको याद होगा। कैंडिडेट को आपको बताऊं, 48 जो कैंडिडेट रिपीट हुए थे उसमें से ज्यादातर हारे या जीते तो बहुत कम अंतर से जीते हैं। ये सबसे बड़ा कारण हो रहा है। नहीं नहीं, वो भी है। और जैसा आपको पता है कि मैं इलेक्शन कमीशन में था, आपको बता दूं प्रसन्न जी कि एक वोट की हार भी हार होती है, एक बिल्कुल। वोट की जीत भी जीत होती है। बिल्कुल। इससे छोड़ दी इन बातों को, क्या है। लेकिन हाँ, अब बीजेपी जो है 80 सीटें ला रही थी, उनका प्रश्न था कि 80 सीटें ले आए, लेकिन नहीं आ पाई किसी वजह से, मुझे नहीं पता है। लेकिन देश की धारा, देश की समाज, देश के लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी ने चाहा था कि देश के हम पूरा नॉलेज करें, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, बात सही है। लेकिन देश के लोगों को भी तो चाहिए था ना कि उसको मैंडेट देते, जैसे पहले मैंडेट दिया। अब क्या दिक्कत आ गई थी? अगर हमारा देश इस तरह बिलीव करता, देश की प्रगति की बात होती तो उनके हाथ मजबूत करता और मजबूत करके उनको एक अच्छा मत देता, जो नहीं दिया है, और डिसेबल्ड हो मुझे गया। लगता है कि अगर नहीं दिया होता तो 240 सीटें नहीं आती बीजेपी की। पूरा विपक्ष एक तरफ 233, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 233, अकेले बीजेपी 240। अब किस तरह का बहुमत चाहते हैं? विचार वो की बात है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की, जिसे अभी आप खुद ही कह रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं दोनों ही मुख्यमंत्री। तो क्या आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह के मैं तो आंकड़े भी गिना दिया, मोहम्मद अमीन साहब, आंकड़े भी गिना दिया कि अगर ये दोनों हट भी जाते हैं तो मोदी की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोदी की गारंटी कायम रहेगी। प्रसन्न जी, वो सारी बातें सही हैं आपकी, उचित है सब बातें। लेकिन जो नायडू जो आ रहे हैं अभी, उनका कहना है कि मुझे स्पीकर चाहिए, लोकसभा स्पीकर उनका होना चाहिए, गृह मंत्री उनका होना चाहिए, जो अभी तक सुनने में बात आ रही है। उधर नीतीश कहेंगे हमारा रेल मंत्री होना चाहिए, समझ आया आपको, और हमें कृषि मंत्रालय चाहिए। नीतीश बाबू जो है दोनों मंत्रालय रख चुके हैं केंद्र के अंदर, कैबिनेट मिनिस्ट्री में वो रहे कृषि मंत्री। मोहम्मद अमीन साहब, आप राजनयिक भी रहे हैं, तमाम सरकारों को देखिए, अटल जी की भी सरकार में आप अच्छे ओहदे पे काम किए हुए हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मोदी जी अटल जी नहीं हैं। वो वहीं तक स्वीकार्यता करते हैं जहां समझौता न करना पड़े विचारों से, विचारधारा से। लेकिन अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो मोदी जी का वो रूप भारत सरकार में वो रूप अब की दिखेगा मोदी का, जो भारत की जनता ने पहले कभी नहीं देखा था। जी, लेकिन क्या वो सरकार छोड़ देंगे? सरकार क्यों छोड़ेंगे? सत्ता तो उनके पास है। अभी आज पहला दिन है, ये इतनी जल्दी कयास क्यों लगाने शुरू कर दिए, मेरी समझ के बाहर है। डॉक्टर उमा शर्मा जी, हम लोग तो केवल एक आकलन कर रहे हैं, खराब से खराब स्थिति में क्या होगा। मोहम्मद अमीन साहब बिल्कुल सही तरीके से पेश कर रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं, आशंकाएं हो सकती हैं। नहीं, कम से कम हफ्ता तो निकलने देना, एक हफ्ता निकलने दीजिए। हफ्ता नहीं भी निकलेगा तो कुछ होना नहीं है उमा शर्मा जी। नहीं, मेरा अमीन साहब से कहना ये है, अभी कुछ नहीं है, आज पहला दिन है, अभी भोज चल रहा है शुरू, और कम से कम उनका ये बंटवारे तो होने दीजिए मंत्रालयों के, फिर देखते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई कुछ हिला सकता है, कोई हिलेगा नहीं, सब अडिग रहेंगे, सब साथ रहेंगे। उमा जी, मैंने ये नहीं कहा कि कोई हिला सकता है। उमा जी, केवल बात ये हो रही है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या होगा? क्या समझौतावादी होना पड़ेगा मोदी जी को या नहीं? नहीं, अभी हम ये क्यों सोच लें, पहले तो ये बताइए, हम सोचे ही क्यों? देखिए मैडम, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे आप सोचेंगी नहीं। कुछ तो टाइम नहीं मैडम, सुन लीजिए आप मेरी बात। आज नहीं सोचेंगे तो कल क्या सोचेंगे? कल क्या सोचने के लिए आपके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसे है ना, देखिए वो सब कुछ। डॉक्टर उमा शर्मा, ये देखिए, ये ऐसी डिबेट हो रही है जिसमें पूरे राष्ट्र का भविष्य छुपा हुआ है। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि राजनीति में हम जिन चेहरों की बात कर रहे हैं वो पलटी मारने के लिए मशहूर रहे हैं। हम बिल्कुल समझ रहे हैं इस चीज के लिए कि दोनों जने ऐसे हैं, दोनों ही। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का अनुभव राजनयिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे दोनों बड़ा समृद्ध रहा है। समझ रही हूँ मैं, लेकिन दो चेहरे ऐसे हैं, इन्हीं पे ही डाउट है। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है, वो नहीं जाएंगे कहीं भी, और मोदी जी हैं ये सब डिस्कस करके। और ऐसा नहीं है कि उनको वो देखिए, होम नहीं देंगे, डिफेंस नहीं देंगे, फॉरेन अफेयर्स नहीं देंगे,
देखिए बात ये ये अपने है पार्टी कि में अगर विचारधारा के आधार पे चलना है तो कुछ भी ले लीजिए, लेकिन विचारधारा से अलग हट के चलना है तो देश की जनता इसके लिए मोदी जी को मैंडेट नहीं दी है सरकार बनाने के लिए। तीसरी बात, जो 240 सीटें आई हैं और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, उससे समझौता करने के लिए मैंडेट नहीं दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल और आप ये भी समझिए डॉक्टर उमा शर्मा, जी ये देश की जनता एक स्पष्ट बहुमत दी है मोदी जी को तीसरी बार के लिए, जी तो इसमें आशंका नहीं करनी चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू उनके सर पे कोई गलत फैसला करवा लेंगे या नीतीश कुमार नहीं करवा सिर सकते। पे। मैं वही बोल रही हूँ, नहीं करवा सकते हैं गलत फैसला। और आंकड़ों में भी मोदी जी को बहुमत मिला है। देश की जनता को निश्चिंत होना चाहिए कि मोदी सरकार के ऊपर अगले 5 साल तक कोई भी खतरा नहीं है। पूर्ण कोई बहुमत खतरा की नहीं सरकार है। आप भारत की जनता ने बिल्कुल, मोदी को तीसरी बार बहुमत दिया है। मोहम्मद खतरा अमीन नहीं। साहब, फिर किंतु परंतु की राजनीति आती है तो अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो अगला सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन के कुछ दल टूट सकते हैं? उसमें 3 बड़े नाम हैं। पहला, उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा है। दूसरा, ममता बनर्जी का टीएमसी का भी आ रहा है कि 2026 के बाद वो टूट सकती हैं। ऐसे आकलनों पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक ममता जी का सवाल है और उद्धव जी का सवाल है, दोनों ही बीजेपी पार्टी में रह चुके हैं और उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वो खुद भी मंत्री रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है और इस विचारधारा से अलग नहीं कोई जा सकता है। देश की जहाँ तक प्रगति का सवाल है, सभ्यता का सवाल है, देश के शान का सवाल है, वहाँ पर वो समझौता नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए आगे आ सकते हैं। अगर इन दोनों ने गड़बड़ की तो ममता जी अकेले ही काफी हैं जो कि खाते को पूरा कर देंगी। उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है। इन दोनों के पास कुल मिला के तो 40 भी नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, इधर से ममता आ जाएंगी। यहाँ तक सवाल है उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी इस बात में काफी दम है मोहम्मद अमीन साहब। चूंकि ममता बनर्जी के उसी टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ा था, जिस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि नीतीश कुमार को नहीं, खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए, तो उनकी खटास अभी भी बरकरार है। जैसे ही नीतीश कुमार पाला पलटे वैसे ही ममता बनर्जी का भी यूटर्न हो जाएगा। इसके अलावा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मोहम्मद अमीन साहब, शरद पवार की क्या राजनीति होगी? क्योंकि वो भी पलटी मारने के लिए मशहूर हैं। आज आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कि आज फडणवीस साहब ने अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया कि मैं चाहता हूं कि अमीजी मुक्त कर दिया जाए वो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप से। क्यों? क्योंकि लोग ये समझते हैं महाराष्ट्र की जो राजनीति है कि सारा किया धरा जो खेल है वो फडणवीस का है, इसलिए फडणवीस अपना टेंडर करना चाहते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर पार्टी भी हो सकता है कहीं से पिलर दिया हो कि वो उद्धव ठाकरे और वापस इधर आ जाएं। तो अगर ये फडणवीस हट जाते हैं, उनके कांटा जो उद्धव ठाकरे जिसको समझते हैं अपना कांटा, तो अगर वो हट जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये इधर आ जाएंगे। और ये एक अच्छे गुट हैं दोनों ही, बंगाल का गुट और अपना महाराष्ट्र का। फिर आराम से मोदी जी चैन की सांस लेंगे और बड़ी दमदारी से देश का राज करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। मोहम्मद अमीन साहब, आपका विश्लेषण काफी हद तक सही है कि चूंकि उद्धव ठाकरे की और फडणवीस की अदावत काफी लंबे समय से चलती आ रही थी, तो अगर फडणवीस थोड़ा बैकफुट पे जाते हैं तो उद्धव को एनडीए गठबंधन में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात शरद पवार की हो रही है। शरद पवार भी ऐसे में क्या करेंगे अकेले? क्या वो भी आ सकते हैं एनडीए में? इसकी संभावना, आशंका कितनी है? जब उनका भतीजा आ सकता है और उन्होंने भतीजे को दिखा दिया कि देखिए मैं ही पावरफुल हूँ, मराठा राजनीति हम करते हैं, तुम नहीं करते हो, तो इसलिए आज की डेट में भले से वो एनसीपी गुट आया हो, लेकिन उसमें प्रफुल्ल पटेल को देखा मैंने बैठे हुए टेबल पे, हो सकता है, लेकिन उनसे ज्यादा मजबूत कहीं हद तक आज भी शरद पवार है महाराष्ट्र में। तो अगर वो आते हैं तो इसमें कोई कह रहा नहीं, इस ग्रुप को बाहर कर देंगे। कितनी संभावना है सहज जी? क्या वो एनडीए में आके सहज होंगे? क्यों नहीं होंगे, कई बार कर चुके हैं हमेशा उन्होंने। लेकिन पलटी मार के चले जाते हैं वापस, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जहाँ तक सवाल है सही काफी है, उद्धव का आना और ममता का सपोर्ट करना ही बाहर से, फिर बाहर से सपोर्ट करें दोनों ग्रुप तो काफी है। और इन दोनों को जो है बीजेपी उनके स्टेट में सपोर्ट कर देगी। वो लोग मुख्यमंत्री रहना चाहते, केंद्र में नहीं आना चाहते।
और यहाँ की समस्या भी हल हो जाएगी जो चंद्रबाबू नायडू की है और नीतीश की है, इनका भी मसला हल हो जाएगा। तो ये ज्यादा आंखें दिखाएंगे नहीं। अभी आप देख लीजिए, जब समय से बंटवारा होगा मंत्रालयों का तब समझ में आएगी आपको बात, क्लियर कट तब होगी बात, जब इनकी शपथ समारोह के बाद विभागों का वितरण होगा, उससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि मोदी जी ने इनके साथ दब के समझौता किया या चढ़ के समझौता किया। अगर डीएमके की बात की जाए तो डीएमके को लेके आपको क्या लगता है? वैचारिक स्तर पे पूरब और पश्चिम होते हैं एनडीए और डीएमके, तो एनडीए में क्या डीएमके शामिल हो सकती है? क्योंकि स्टालिन के जो बयान आए थे वो तो पूरे ऐसे थे जैसे लगता था कि विद्रोह की स्थिति, तो डीएमके को ऐसा माना जा सकता है कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के नहीं आएगी? नहीं, वो बहुत मजबूत गठबंधन है उनका उस साइड में। और तमिलनाडु में देखिए बीजेपी को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है, ना ये आपको केरल में प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिला जितना आशा की जाती थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि स्टालिन इधर मूव करेंगे, ना इधर कंफर्टेबल होंगे। हाँ, जयललिता थी तो एक बार को माना जा सकता था कि जयललिता के टाइम में चूंकि अटल जी के साथ आ चुकी थी तो हो सकता कंफर्टेबल होती। साउथ की राजनीति ये है कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, चाहे जयललिता थी, उन्होंने अपनी मंत्री नहीं बनाए थे। इसी तरीके से यहाँ भी स्टालिन आना पसंद नहीं करेंगे, ना अपने मंत्री बनाएंगे। बड़े उनके लोग अपने नियम कायदे कानून के साउथ वाले, और उनका सीधे ब्राह्मण और हरिजनों वाला मामला भी तो है, द्रविड़। तो इसलिए वहाँ पे भी सवाल उठता है कि क्या वो जिसमें उन्होंने हमारे सनातन धर्म को और नॉर्थ को उन्होंने कभी माना नहीं है, तो वो क्या मानेंगे? वो तो साउथ की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो तो रावण की तरफ से सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो राम की तरफ से सपोर्ट करते नहीं है, ना उनको ज्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं, वो श्रीलंका की तरफ वाले लोग हैं। अच्छा, एक बात बताएं मोहम्मद अमीन साहब, अब सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन दो बिल ऐसे थे जो पिछली सरकार में पास नहीं हुए, एक जनसंख्या नियंत्रण बिल, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी ये दोनों बिल क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकेंगे या नहीं? मैं बता रहा हूँ, इसी बात से पंगा होना है। अगर ये संभल गया मामला प्रसन्न जी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही दो मामले ही जो कैसे आए हैं, वो अभी आप खुद भी कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में, ये दोनों लोग ही इसी इशू पे आए हैं, और ये इशू को ठंडे बस्ते में डालना होगा मोदी जी को, नहीं तो ये दोनों ही प्रॉब्लम करेंगे आगे चल के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में इनको क्या समस्याएं आएंगी? वही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कि सभी लोगों के लिए एक कानून नहीं होगा, दो कानून होगा, एक देश में दो कानून। भाई सवाल देखिए ना, अभी कश्मीर की बात थी तो कश्मीर का मसला हल हो गया, दो तिरंगे नहीं, दो फ्लैग नहीं हो सकते, एक तिरंगे के अंदर वो भी राष्ट्र आ गया। लेकिन यहाँ पे यही सवाल है इस बात का, ये लोग करते ही इसी तरह की राजनीति है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड ज्यादा एरिया है। इसी तरह से तेलंगाना और हैदराबाद जहाँ की बात आप कर रहे हैं, वहाँ भी आंध्रा में वहाँ ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती, तभी वो लोग इस तरफ है। मोहम्मद अमीन साहब, एक बड़ा सवाल उठता है कि मुस्लिमों को उनके जो रहनुमा हैं वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन या यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए बेहतर है। प्रसन्न जी, मैं आपको एक चीज बात कहना चाहता हूँ, अभी तक आज तक दो बीजेपी के नेता होते थे, एक तो मानी सिकंदर बख्श जी थे और दूसरे थे आरिफ बेग साहब। ये दो सुलझे हुए नेता थे और बहुत ही परिपक्व नेता थे। उसके बाद बीजेपी को कोई अच्छा मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और न ही बीजेपी ने सोचा इस बारे में कि किसी एक मजबूत पढ़े लिखे मुसलमान को लाया जाए जो देश के मुसलमानों को एकता की पिरों में जोड़ दे और देशभक्ति की बात करे। वो तो सिर्फ जो भी आए अभी तक, मैं नहीं कहता हूँ कौन क्या था, लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ सीधा किया और चले गए। उन्होंने बीजेपी को अगर एक वोट दिलाए हो तो मुझे बता दीजिए, बहुत से राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, उन लोगों ने 17 वोट मिले उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। पार्षद के लिए ड्यूटी लगाई गई किसी केंद्रीय पूर्व मंत्री की दिल्ली के अंदर बल्ली महाराज में, तो 10 वोट मिले हैं, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, उनकी क्या पॉपुलरिटी है। अच्छे मुसलमान लीडर्स को बनाना चाहिए जिससे कि उनके साथ मुसलमान जुड़े। आज हमारी मुरादाबाद की सीट क्यों हार गई? इसलिए कि देखिए इसके मार्जिन से हार गए, हमारे स्वर्गीय सर्वे जी हार गए। अगर इसी जगह किसी मुसलमान को दिया जाता तो मोहम्मद अमीन साहब, बस दिक्कत इस बात की है कि क्या मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश बहुत पहले से हो रही है, सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है। सबसे ज्यादा लाभार्थी वर्ग में जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से योजनाएं चालू की गई थी उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला। उसके बाद भी अगर
मुस्लिम समुदाय दूरी बना रहा है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर किसी दूसरी चीजों का भी प्रभाव पड़ रहा है। देश के अंदर की चीजें कम प्रभावित करती हैं उनको, सऊदी अरब, इजराइल, इराक, पता नहीं कहां कहां की चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसे में क्या चाइना एक मॉडल बन सकता है क्या भारत के लिए? इस बात से एग्री करेंगे उमा जी भी, और आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि देखिए योगी जी बहुत करते थे मुसलमानों की बात है, लेकिन क्या है वो गोरखपुर की स्पीड से हैं, वहां पर उनके घर के अंदर जो लोग हैं वो भी मुस्लिम हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, घर उनके फैमिली के मेंबर करीब रह रहे हैं। ऐसा नहीं गोरखपुर में हमारी भी रिश्तेदारी हम जानते हैं वहाँ पे कि वो हिंदू का काम न करते मुसलमानों को कम करते योगी जी। आज उन्होंने एक राज्य मंत्री बनाया, नहीं बनाया अपने इसमें एमएलसी बना के, क्यों बनाया? ठीक है, इसी तरह केंद्र में कम से कम 2-1 मजबूत अच्छे सभी के लोगों को, ईमानदार सभी के लोगों को आज मोदी जी को जोड़ना होगा, जिससे कि मुसलमान जुड़ सके। मुसलमान की तरफ देखता है, क्या वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ नहीं देखता है। उमा शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमा शर्मा जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप प्लीज। मैं ऑन ही है। मैं यही कह रही हूँ कि लाभार्थी वर्ग को इतना फायदा दिया गया, लाभार्थी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे, वोट हम अखिलेश को देंगे। जितने भी इंटरव्यू हो रहे थे, मैं ऐसे एग्री नहीं करता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ। देखिए आप मुसलमान को भेजा नहीं बीच में, क्यों नहीं आप भेजते? अभी एक टिकट दिया था केरला में दिया है, जिसको भी जमानत जब्त हो गई है, आप दीजिए। हमारे नॉर्थ में, यूपी में आप देखिए। मैं यूपी की दिक्कत तो ये है अमीन साहब, जिस भी नेता को खड़ा कर देती है बीजेपी उसको मुसलमान कम्युनिटी में गद्दार मान लिया जाता है। उमा शर्मा जी की बात सही है, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन इसकी सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए। देखिए आपको क्या मिला वो समझाएगा, आप समझेगा। देखिए मुसलमान, देखिए चलिए, लेकिन एक बात तो इस डिबेट से क्लियर है कि मोदी सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। वैचारिक स्तर पे मोदी जी कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं। मोदी की गारंटी पे कोई समझौता नहीं होगा। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।